सो एवरीवन, आज के जो क्लास में हम बात करेंगे वो है एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि आज क्लास 4 की एसएसटी का चैप्टर 1 करेंगे। और जो चैप्टर 1 है उस चैप्टर का नाम है इंडिया आर कंट्री। इंडिया आर कंट्री यानी कि भारत हमारा देश। भारत हमारा देश यानी कि भारत के बारे में हमें कितना पता है। काफ़ी बच्चों को अभी भारत के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता है, तो हम इस चैप्टर में उन सभी चीज़ों के बारे में पता करेंगे जो हमें पता होनी चाहिए। और आप लोगों के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट रहेगा सेशन। तो इस साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाते रहिएगा। अगर आपके नोट छूट जाते हैं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको दोबारा प्ले करके देखिए आप, अगर आपके नोट्स छूट जा रहे हैं। आप ये नोट्स बनाइए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप प्लीज़ ये नोट्स तैयार करना कॉपी में, क्योंकि आप ये नोट्स तैयार करेंगे तो आपको काफ़ी समय तक याद रहेगा। इवन आपके जब एग्ज़ाम्स भी होंगे तब भी आपको ये याद रहेगा। तो अगर बात करें हम इंडिया आर कंट्री के बारे में यानी कि भारत के बारे में, पहली बात करेंगे भारत से। पहले हम बात करते हैं कि कॉन्टिनेंट्स, हमारे पूरे विश्व में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं यानी कि महाद्वीप। हमारे विश्व में कितने महाद्वीप हैं ये हमें पता होना चाहिए। आज की डेट में हर बच्चे के ज़बान पे ये इसका आंसर होना चाहिए कि कितने महाद्वीप हैं हमारे पूरे विश्व में। अगर पूरे विश्व में बात करें तो हमारे पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये। कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये हैं 7 महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स। ये आपको पता होना चाहिए। और कॉन्टिनेंट क्या होता है? पहली बात तो कॉन्टिनेंट महाद्वीप है जिसके अंदर कई सारे देशों का समूह है। कई सारे देश इन कॉन्टिनेंट्स में होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल उदाहरण दे देती हूँ। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूँ, एशिया कॉन्टिनेंट की, तो एशिया कॉन्टिनेंट में कितने सारे देश हैं? जैसे कि अपना भारत हो गया, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है। पाकिस्तान एशिया कॉन्टिनेंट में है। नेपाल एशिया कॉन्टिनेंट में है। बांग्लादेश एशिया कॉन्टिनेंट में है। मालदीव्स एशिया कॉन्टिनेंट में है। श्रीलंका एशिया कॉन्टिनेंट में है। जापान एशिया कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारे देश हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट्स में है। ऐसे ही साथ साथ अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे काफ़ी सारे देश हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स काफ़ी सारे देशों का समूह होता है। ये एक महाद्वीप होता है, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे देश हैं। और अब बात करते हैं अब इंडिया की। इंडिया जो है हमारा, ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? जो इंडिया है हमारा, ये जो हमारा इंडिया है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो इंडिया हमारा आता है एशिया कॉन्टिनेंट में। इंडिया आता है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है गाइस। कोई आपसे पूछे कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कौन से महाद्वीप में आता है, तो इंडिया आता है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में। और ये एशिया कॉन्टिनेंट के कौन सी डायरेक्शन में आता है? आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, डायरेक्शन बनाना नहीं पता होगा। जैसे कि हम डायरेक्शन बनाते हैं, ये जो प्लस का साइन है हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये प्लस का साइन हो गया, जैसे ऊपर ये नॉर्थ जाता है, ठीक है, नीचे साउथ जाता है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया आपका, ठीक है, और ये ईस्ट हो गया। ये आप लोगों को डायरेक्शन पता होनी चाहिए और आपको समझना भी चाहिए इन डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया जो है पूरे विश्व में बात करें, आपने विश्व का पूरा नक्शा देख रखा होगा, जो ओवल शेप में पूरा विश्व का नक्शा है। आप अब गूगल पे सर्च कीजिएगा, चाहे अपनी बुक में देखिएगा, वर्ल्ड मैप टाइप कीजिएगा गूगल में, आपको दिख जाएगा, ठीक है। और वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा इंडिया किस साइड आता है। जो आपका इंडिया होगा ना, आप वर्ल्ड मैप में देखना साउथ में आता है, एकदम नीचे की साइड में आता है। इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया के अंदर, ये जो एरिया है इस साइड में आपका इंडिया आता है, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में इंडिया आ रहा है अपना? जो अपना भारत देश है कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? ये साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना कि इंडिया जो है हमारा साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, और साउथ यानी कि दक्षिण डायरेक्शन में, ठीक है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि 7 कॉन्टिनेंट्स कैसे याद रखें हम लोग। हमें तो याद नहीं हो पाएंगे 7 कॉन्टिनेंट। बच्चों को कॉन्टिनेंट्स याद करने में, स्पेशली जो 4th क्लास के बच्चे हैं, अभी बहुत छोटे हैं, उनको कॉन्टिनेंट्स याद करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। मगर प्लीज़ इसके नोट बनाइए। और एक और तरीका मैं बता देती हूँ आपको, उसको कैसे याद कर सकते हो, इन कॉन्टिनेंट्स को कैसे याद कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो एक लड़की का नाम है अनीशा, ठीक है। हम उसकी स्पेलिंग कुछ एकदम बढ़िया ढंग से लिखते हैं कि उसकी स्पेलिंग में इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में जिक्र हो जाए। देखो,
हमने लिखा, ये आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, आपको ऑस्ट्रेलिया के नीचे लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखो ए, ठीक है, एन ई एस और यहाँ पे ए, फिर एक और बार ए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो ए क्यों लिख रही हूँ और यहाँ पे एक और ए आएगा, देखो ये हमने नाम लिखा, अनीशा नाम लिखा। अनीशा की स्पेलिंग अलग होती है मानती हूँ, मगर ये आपको मैं कॉन्टिनेंट्स याद करवाने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ आप कॉन्टिनेंट को कैसे याद कर सकते हो। ये किसी लड़की का नाम है अनीशा, चाहे आपकी दोस्त हो सकती है, चाहे आपके रिश्तेदार में से किसी का नाम, किसी लड़की का नाम अनीशा हो सकता है, ठीक है। तो आपको अनीशा की स्पेलिंग तो कुछ और होती है, मगर हम अनीशा को ऐसे लिखेंगे इस कॉन्टिनेंट, इन कॉन्टिनेंट्स को याद करने के लिए। अब देखो ए फॉर यहाँ पे हो जाएगा आपका एशिया, ए फॉर एशिया हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया आपका। ई फॉर यूरोप हो गया आपका, फिर ये हो गया आपका क्या, साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया आपका, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये क्या हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो देखो एक नाम से आप कॉन्टिनेंट्स को भी याद कर सकते हो। अनीशा एक नाम है जिससे आप इन कॉन्टिनेंट्स को भी याद कर सकते हो, जैसे कि आपको मैंने बता दिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 कॉन्टिनेंट्स को इजी तरीके से आप कैसे याद कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, हम भारत देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारत देश के बारे में हमें सबसे पहला पता होना चाहिए कि भारत देश कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। जो अपना भारत है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। और भारत एशिया कॉन्टिनेंट के कौन से डायरेक्शन, कौन सी दिशा में आता है, तो ये मैंने आपको एक डायरेक्शन बता के समझा रखी है कौन कौन सी डायरेक्शन है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो जो अपना इंडिया है ये साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण डायरेक्शन में आता है, ठीक है। और आपको मैंने ये शॉर्ट ट्रिक भी बता दी कि आप कॉन्टिनेंट्स को कैसे याद कर सकते हो। एक लड़की का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे अनीशा, ठीक है। और इस अनीशा से आप ऐसे याद कर सकते हो, ए फॉर एशिया, एन फॉर नॉर्थ अमेरिका, ई फॉर यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। और प्लीज़ इसके नोट्स बनाइए, एक रफ कॉपी ले लीजिए जिस पे सिर्फ आप जो मेरी वीडियोस से जितने भी नोट्स हैं आप वो उतार सके, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है भारत के पड़ोसी देश। नेबर का मतलब होता है, नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे घर के आसपास के पड़ोसी जब हम बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अगर हम बोलते हैं कि हमारे पड़ोसी हैं ये, तो हम क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हमारे नेबर हैं ये। पड़ोसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेबर बोलते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिएगा अगर आपको मीनिंग नहीं पता है कि पड़ोसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेबर बोलते हैं, ठीक है। और अब बात आती है कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। आपको पता है कि भारत के काफ़ी सारे पड़ोसी देश हैं। तो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं भारत के, तो भारत का जो पड़ोसी देश है वो चाइना है, भूटान हो गया ये आपको, ठीक है। भूटान, चाइना तो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है कोरोना वायरस की वजह से, तो आप तो इसका नाम नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। चाइना हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया आपका, फिर श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश। ये जो है देश मैंने जो ये इस बोर्ड पे लिखवा रखे हैं ये भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। ये भारत के पड़ोसी देश आई होप आपको याद रहेगा, चाइना, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इन पड़ोसी देश को अब देखते हैं ये इनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी कौन कौन सी दिशा में आते हैं, ठीक है।
इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि बताओ इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है, इंडिया के यानी कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ, तो कौन कौन से होंगे आप इसे याद करके बता सकते हैं। ठीक है, ये आज नहीं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत काम आएगी। चाहे आप कभी आगे जब बड़े हो गए, आपको सरकारी नौकरी निकालनी होगी, तो आपको उस टाइम भी ये सब जानकारी याद होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस उस टाइम भी पूछे जाते हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में मैंने बात कर ली। अब इनके डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं कि चाइना, भूटान, नेपाल कहाँ आते हैं, श्रीलंका, मालदीव्स कहाँ आते हैं। ठीक है, कौन कौन सी दिशा में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी दिशा बनाना कैसे बनाते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी बनाना, कैसे कैसे बनाते हैं हम डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको वेस्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेस्ट, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन मैंने बता दी है। और देखते हैं अब कौन कौन सी डायरेक्शन में कौन कौन सी कंट्रीज़, कौन कौन से देश आते हैं। भारत के बगल में कौन कौन से देश हैं, उनके भारत के पड़ोसी कौन से हैं। जैसे हमारे घर पे जब हम घर पे रहते हैं हमारे घर के पड़ोसी होते हैं, वैसे ही भारत के पड़ोसी कौन कौन से उनकी बात करते हैं। तो देखिए जो चाइना, भूटान और नेपाल है, चाइना, भूटान और नेपाल है, ये कौन सी डायरेक्शन में आते हैं। चाइना, भूटान और जो नेपाल है ये आते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन में आते हैं, ये इस वाली डायरेक्शन में आते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये आते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, ये आते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, ये आते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, मैंने बता दिया। अब श्रीलंका, मालदीव्स की बात करूं तो श्रीलंका और मालदीव्स कौन सी डायरेक्शन में आते हैं, साउथ डायरेक्शन में। मैं आपको चलो मैप के थ्रू भी बता देती हूँ, आपको ईजी होगा। देखो ये मैप है, ये देखो मैप है, आप देखो चाइना, भूटान और नेपाल। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ मैप, डायरेक्शन ड्रॉ करूँ, तो ये देखो चाइना, भूटान और नेपाल किधर आ रहे हैं, ये नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन में आ रहे हैं चाइना, भूटान और नेपाल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो तीन देश है चाइना, भूटान और नेपाल, ये तीन देश कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहे हैं। वैसे ही मैं बात करूँ श्रीलंका, मालदीव्स की, श्रीलंका, मालदीव्स कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं, जो श्रीलंका, मालदीव्स हैं, ये रहा आपका श्रीलंका, ये देखो ये रहा आपका श्रीलंका और मालदीव्स जो है कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये भी हमारा पड़ोसी देश है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में आता है, तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आता है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। आप देख सकते हैं मैप में भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये जो अफ़गानिस्तान है, आप ये देखिए, जो अफ़गानिस्तान है और ये जो पाकिस्तान है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये बीचों बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो बीचों बीच वाली डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है, अभी आप छोटे हैं, शायद आपको ये डायरेक्शन से इतना समझ में ना आए, मगर आप कोशिश कीजिए इनके बारे में भी समझने की, क्योंकि धीरे धीरे आप एक स्टेप सीखोगे, एक सीढ़ी पे चढ़ना सीखोगे, तो आगे जाके आप पूरी तरह डायरेक्शंस के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्शन के बारे में और भी चीज़ें समझनी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की बात हमने कर ली, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की बात हमने कर ली। अब करते हैं म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में। तो जो म्यांमार और बांग्लादेश है हमारा, वो कौन सी डायरेक्शन में आते हैं, ईस्ट डायरेक्शन। बांग्लादेश जो कि बंगाल साइड में है, बंगाल आपको मैं मैप में दिखा देती हूँ। ये जो हमारा, आप ये वाला देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये बांग्लादेश है। और म्यांमार आप देख सकते हैं, म्यांमार मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए म्यांमार, बांग्लादेश से जस्ट थोड़ा सा सटके ही है, ये म्यांमार हो गया आपका। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन में आते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन में। ये देख रहे हैं ना, ये इस साइड ईस्ट आता है, ये इस साइड ईस्ट आता है। ये म्यांमार, बांग्लादेश कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये डायरेक्शन जो है क्लियर हो गई होगी कि कौन सी डायरेक्शन में आता है देश। तो ये थे नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया की, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि कौन सी कंट्रीज़ कौन से डायरेक्शन में आती है और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, पड़ोसी देश कौन से हैं। तो
कोई भी अगर पूछे तो इसको टिप्स पे याद रखिएगा। जैसे कोई भी पूछे छूटते इसका जवाब दे दीजिएगा कि चाइना, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश ये पड़ोसी देश हैं। ऐसे ही आपको, जैसे मैंने बोला, ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि टोटल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ कितनी है इंडिया में। तो टोटल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, यानी कि हमारे भारत देश में टोटल कितने राज्य हैं, पूरे कितने राज्य हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कितने हैं। तो अभी की बात करें 2020 के हिसाब से बात करें तो टोटल जो राज्य हैं हमारे भारत में, टोटल स्टेट्स जो हैं 28 स्टेट्स हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज़ है ये 8 है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ये टोटल स्टेट्स 28 है, पहले हुआ करते थे 29 स्टेट्स, और आपके जो यूनियन टेरिटरीज थी पहले हुआ करती थी 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी पहले, और 29 स्टेट्स हुआ करते थे। जो हमारा जम्मू कश्मीर था वो अब स्टेट नहीं है, अब वो यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया गया है, दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। एक है जम्मू कश्मीर, एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, और एक टेरिटरी है क्या, लद्दाख। ये 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर पहले, ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर पहले हमारा राज्य हुआ करता था, हमारा स्टेट हुआ करता था पहले। 29 स्टेट्स में जो बता रही हूँ ना, 29 स्टेट्स में पहले जम्मू कश्मीर भी आता था, मगर अब जम्मू कश्मीर हमारा राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर अब क्या है, जम्मू कश्मीर जो है क्या है, जम्मू कश्मीर हमारा है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये यूटी है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, यूनियन टेरिटरी है। और ऐसे ही हमारा जो लद्दाख है, लद्दाख जो पहले जम्मू कश्मीर के अंदर ही हुआ करता था, अब उसे भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब कुल मिला के जो यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं 8 हो गई हैं, और जो हमारे स्टेट्स हो गए हैं 29 से 28 हो गए हैं, और यूनियन टेरिटरी 7 से 8 हो गई है। इसके साथ मैं एक और चीज़ बता दूँ यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, जो हमारा दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली थी, ये अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है। दादर नागर हवेली ये 2 यूनियन टेरिटरीज थी पहले, अब इसको आपस में जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब इसको एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब इनको आपस में मिला दिया गया है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। और इसको जो आपस में जोड़ के बनाया गया है वो है, और इसको जोड़ के क्या बना दिया गया है, दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली। ये पहले 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, अब इसको जोड़ दिया गया है, आपस में मिला दिया गया है, ठीक है। और इसको मिला के बना दिया गया है दमन एंड दीव दादर नागर हवेली। अब ये एक यूनियन टेरिटरी कहलाएगी, ना कि 2, ठीक है। इसी वजह से अब 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गई है, लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बन गई है, और जो स्टेट्स हैं 28 हो गए हैं, 29 से 28। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। देखिए मैंने ये 8 यूनियन टेरिटरीज़ के भी नाम लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। देखो ये 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। पहली है अंडमान निकोबार, ठीक है। देन सेकंड चंडीगढ़, तीसरी है जम्मू कश्मीर, चौथी है दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। फिर है लक्षद्वीप, फिर है पुडुचेरी, फिर है लद्दाख, फिर है लास्ट में दिल्ली। ये जो हैं ये 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इसको याद रखना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। आई नो कि टाइम लगेगा पर धीरे धीरे आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो इनको कॉपी में अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए और इस नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। तो कितने यूनियन टेरिटरीज़ है, 8 हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। मैंने 8 यूनियन टेरिटरी लिखवा दी हैं। साथ साथ आप इसकी कैपिटल्स भी याद रखना, यानी कि राजधानी भी याद रखना। ऐसी 28 स्टेट्स हैं, उनकी भी राजधानी आप याद करिएगा, ठीक है। अगर आपको राजधानी और यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल्स के बारे में जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया क्या है, तो वो सारे एरियाज़, वो सारी ज़मीन जो डिफरेंट डिफरेंट
अलग अलग भागों में बटी हुई हैं। जैसे कि माउंटेन्स, आपको पता है कि जो हमारा भारत देश है, कई भारत देश के हिस्सों में पहाड़ भी हैं, कई देश के हिस्से में रेगिस्तान है, कई देश के हिस्से में प्लेट्यूज़ है, और ऐसे आपके कोस्टल प्लेन्स एरिया यानी कि तट रेखा वाले प्लेन एरियाज़ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और आइलैंड्स यानी कि द्वीप हो गया आपका, जिसे आप टापू भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मगर इस टॉपिक में आपको जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ में ही जानना है कि फिजिकल रीजंस क्या थे, जो मैंने बता दिए हैं कि फिजिकल रीजन जो हमारे हैं इंडिया के, वो हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, साउदर्न प्लेट्यूज हो गया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया, और आइलैंड्स हो गया, ठीक है। इनके बारे में हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ भारत के बारे में। प्लीज़ आप उसे ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, साथ ही साथ कॉपी में इसे उतारिएगा, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। मैंने फिजिकल रीजंस आपको बता दिए थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ इंडिया के बारे में कुछ क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और जो आपके बुक्स में भी लिखी हुई हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जो इंडिया के बारे में जो मेरे को आपको चीज़ें बतानी है, पहले तो आपको ये बताना है कि जो इंडिया का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो बहुत ही ठंडा होता है, ठीक है। जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो ठंडा होता है, और जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे जो माउंटेन्स होते हैं, आपको पता है कि वो जब भी ठंडी हवाएं आती हैं तो वो जो माउंटेन्स होते हैं हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इन भारत में वो हवाएं आने से रोकते हैं, वो जो एकदम जो ठंडी हवाएं होती हैं उनको आने से रोकते हैं। जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो माउंटेन्स है वो ठंडी हवा को आने में रोकते हैं, ठीक है, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट जो जानना ज़रूरी है वो है जो इंडिया का साउथ पार्ट है, सदर्न पार्ट है, जो इंडिया का साउथ पार्ट यानी कि दक्षिणी जो भाग है इंडिया का, उसको बोलते हैं, वो एक पेनिसुला भी है। पेनिसुला यानी कि जो एरिया पानी से घिरा होता है। पेनिसुला का मतलब होता है जो एरिया पानी से घिरा हुआ होता है वो पेनिसुला होता है। देखो मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ कि इंडिया का जो साउथ पार्ट वो पेनिसुला क्यों है, ठीक है। आपको पता है कि ये इंडिया का साउथ पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है ये साउथ पार्ट है, आपको इंडिया का पता है, ठीक है। ये इंडिया का साउथ पार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया के इस साउथ पार्ट में अरेबियन सी है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन है। आप ये देख रहे हो कि जो ये इंडिया का साउथ पार्ट है ये तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है। ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी का पानी है, यहाँ पे अरेबियन सी का पानी है, और यहाँ पे इंडियन ओशन का पानी है। तो ये तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है ना, तो इसीलिए इसको साउदर्न पार्ट को पेनिसुला भी बोला जाता है। और पेनिसुला का मतलब मैंने आपको बता दिया है। पेनिसुला का मतलब होता है क्या, जो एरिया पानी से घिरा हो, ठीक है, वो क्या होता है, पेनिसुला होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में बात करूं, इंडिया का कोस्ट लाइन का क्या मतलब होता है। कोस्ट लाइन का मतलब होता है तट रेखा। जो इंडिया की तट रेखा है वो कितनी है, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर इंडिया की तट रेखा है। और ये इंडिया की जो तट रेखा है सबसे लंबी तट रेखा मानी जाती है, और इसकी जो लंबाई है 7516 किलोमीटर तक है ये, ठीक है। फिर वहीं पे फोर्थ पॉइंट की बात की जाए, जो इंडियन मेनलैंड है, इंडियन मेनलैंड है क्या, मेनलैंड की बात करें तो क्या है, तो मेनलैंड वो हिस्सा होता है इंडिया का सारा हिस्सा, सिर्फ उसके द्वीप को छोड़ के, जो इंडिया का आइलैंड है उनको छोड़ के इंडिया का जो मेनलैंड है उसका जो साउदर्न मोस्ट टिप है यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है यानी कि एंड पॉइंट है इंडियन मेनलैंड का, वो है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन इंडियन मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये किसके पास है, ये कन्याकुमारी के पास है। केप कोमोरिन किसके पास है, कन्याकुमारी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। इंडियन मेनलैंड के बारे में बात की जाए, इंडियन मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट टिप क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, या अंतिम छोर जिसे बोलते हैं वो क्या है, तो वो है केप कोमोरिन जो कि कन्याकुमारी में है। और मेनलैंड है क्या, इंडियन मेनलैंड है क्या, मेनलैंड मतलब होता है कि भारत के सारे राज्य सिर्फ उसके द्वीप को छोड़ के, उसके टापू वाले क्षेत्र को छोड़ के, पता है ना आपको भारत का जो टापू वाला क्षेत्र है कौन सा है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये भारत के टापू वाले क्षेत्र है। तो इनको छोड़ के, अंडमान लक्षद्वीप वगैरह को छोड़ के, टापू वाले एरिया को छोड़ के जो भारत का पूरा हिस्सा है उसका जो अंतिम छोर है वो है केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी के पास है।
ऐसे अगर मैं बात करूं तो इंडियन यूनियन का मतलब क्या हुआ, भारत का संपूर्ण क्षेत्र की बात करूं तो उसमें सारे द्वीप भी आएंगे और पूरा भारत का क्षेत्र भी आएगा। तो यानी कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सबको मिला के जो भारत का अंतिम जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है यानी कि अंतिम छोर है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भारत का अंतिम छोर है और ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। ये दो क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए कि भारत का अगर कोई पूछे भारत का इंडियन मेनलैंड का अंतिम पॉइंट क्या है तो केप कोमोरिन जो कि कन्याकुमारी में है। और इंडियन यूनियन का अगर कोई पॉइंट पूछे, साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछे यानी कि सबसे एंड वाला पॉइंट पूछे वो कौन सा है तो वो है इंदिरा पॉइंट और ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, ये अंतिम छोर है इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है और ये इंडियन यूनियन का एंड पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन्स होती है स्टूडेंट्स को कि कौन सा किसका पॉइंट होगा। तो जब मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, इंडियन मेनलैंड का पॉइंट है केप कोमोरिन जो कि कन्याकुमारी में है और फिर उसके बाद में बात करें इंडियन यूनियन की तो इंडियन यूनियन का जो एंड पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने मेनलैंड के बारे में बता दिया कि मेनलैंड है क्या। मेनलैंड कुछ नहीं है, वो इंडिया के सारे क्षेत्र, सिर्फ द्वीप वाला जो तुम्हारा टापू वाला क्षेत्र है उनको छोड़ के जो भी क्षेत्र आते हैं भारत में वो इंडिया के मेनलैंड है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की लेंथ के बारे में। तो इंडिया की लेंथ कितनी है, तो इंडिया की जो लेंथ है यानी कि लंबाई, अगर लंबाई के बारे में बात करें तो नॉर्थ से, जैसे कि ये नॉर्थ हो गया, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो नॉर्थ की बात की जाए, इंडिया के नॉर्थ से लेके साउथ तक ये वाला जो हिस्सा है यानी कि ये लंबा वाला जो हिस्सा, लंबाई वाला हिस्सा, इंडिया का नॉर्थ से साउथ तक इंडिया की लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर, यानी कि 3200 किलोमीटर इंडिया की लंबाई है नॉर्थ से लेके साउथ तक। ठीक है, और ऐसी इंडिया की ब्रेथ की बात की जाए जो जिसका मतलब होता है चौड़ाई, तो इंडिया की चौड़ाई ईस्ट से लेके वेस्ट तक कितनी है, 3000 किलोमीटर। इंडिया की जो चौड़ाई है ईस्ट से वेस्ट तक कितनी है, 3000 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इंडिया की लंबाई चौड़ाई के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा राज्य है, लार्जेस्ट स्टेट जो है इंडिया का वो है राजस्थान, और जो सबसे छोटा राज्य है भारत का यानी कि इंडिया का जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। ये भारत का सबसे छोटा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो क्लियर हो गया होगा। चैप्टर 1 में आपका बस इतना ही था और जो भी मैंने नोट्स बनवाए हैं सारे चैप्टर 1 से रिलेटेड नोट्स हैं, हर एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो, आपको ये सेशन, ऑनलाइन सेशन पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और जो अपने रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। जो भी नेटवर्क आप यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग साइट्स जो भी यूज़ करते हैं, आप उन पे शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। और आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मैं ऐसी सेशंस लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर 1 जो था इंडिया आवर कंट्री, ये क्लियर हो गया होगा। बच्चों जाके नोट बनाओ, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपके स्कूल ओपन नहीं है अभी ड्यू टू लॉकडाउन, कोरोना वायरस के चक्कर में, और जो लॉकडाउन हो रखा है उसके चक्कर में आपके स्कूल्स अभी ओपन नहीं होंगे। तो अच्छा है कि आप घर बैठ के आप पढ़ सकते हैं। तो जो मैंने वीडियो में पढ़ाया है उसके नोट्स बनाओ, उसको कॉपी में लिखो अच्छी राइटिंग में, उसको समझो कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, क्या क्या मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।